नमस्ते भारत, स्वागत है आपका द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में। दोस्तों, वुमेन सेफ्टी के ऊपर आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। काफी स्पेशल पॉडकास्ट है। आपको अभी तक पता ही चला रहेगा कि कौन हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है। एडवोकेट योगेन काकड़े, जिन्होंने फैमिली और क्रिमिनल्स के बहुत सारे केसेस भारत देश में हैंडल किए, जिनकी 25 इयर्स की प्रैक्टिस है। बॉम्बे हाई कोर्ट हो या पुणे कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर एक जगह पे उनके बहुत सारे केसेस हो चुके हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस में बोल सकता हूँ। इंडियन लॉ सोसाइटी से उन्होंने उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। 25 इयर्स का एक्सपीरियंस, काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं बोलूँगा उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी डैशिंग है और मैं तो बोलूँगा आज का पॉडकास्ट काफ़ी डैशिंग रहेगा। और इस पॉडकास्ट का एक नज़रिया हम बोल सकते हैं, एक मोटिवेशन बोल सकते हैं कि वुमेन्स के लिए बहुत सारी चीज़ें आज योगेन सर गाइड करने वाले हैं। और उनकी जो टीम है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब उनका मैं पॉजिटिव साइड में बताता हूँ, जो उनकी टीम है उन्हें बहुत सपोर्ट करती है। और योगेन सर का मैं तो बताऊंगा कि एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में फर्स्ट पॉडकास्ट हो रहा है और इससे पहले योगेन सर का एक भी पॉडकास्ट नहीं हो गया था। तो मेरे लिए भी एक काफ़ी प्राउड मोमेंट है और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं आज इतने बड़े लॉयर को होस्ट कर रहा हूँ। तो आज हमारे साथ है मिस्टर योगेन काकड़े सर। योगेन सर, नमस्ते। The AK Talks. नमस्कार नमस्कार। कैसे लग रहा है आपको द एके टॉक की हिंदी पॉडकास्ट शो में? सी बेसिकली आकाश जी, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि जिस तरह के टॉपिक्स आप जनरली आप कवर करते हैं, मतलब जो मेरा एरिया ऑफ लाइकिंग है दैट इज सोशल टॉपिक जनरली। करेक्ट। तो शायद हर लॉयर का होता है, बट एक Correct. सोशल टॉपिक में जिसको इंटरेस्ट होता है वहाँ पे एक पॉडकास्ट के जरिए से, जैसे अभी अभी ये नया नया शुरू हुआ है, एग्जैक्टली तो इसके जरिए से तो ऐसी चीज़ होती है कि आप अपने खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो या फिर कुछ चीज़ें राइट। एक्सप्रेस ही कर पाते हो। मतलब हाँ। आप अपने ओपिनियंस रख पाते हो, जो कि बहुत सारे लोग देखते हैं और उसका बहुत बड़ा असर भी होता है। एंड इट वाज ऑलवेज माय ड्रीम टू बी अ पार्ट ऑफ अ पॉडकास्ट एंड आई एम रियली Yeah. थैंकफुल टू यू टुडे। थैंक यू सो मच सर। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब मैं बताऊंगा कि बेसिकली आप पुणे से हो और पुणे में ऐसे एक एडवोकेट है जिनका नाम है मिलिंद पवार, जिन्होंने मतलब वो आपके फ्रेंड ही है। तो उन्होंने काफ़ी एक इंटरेस्टिंग केस हैंडल की थी, तेलगी स्कैम। उनके ऊपर भी हमने एक पॉडकास्ट किया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। मुझे पर्सनली लगता है कि उस पॉडकास्ट के बाद मैंने बहुत सारे जो एडवोकेट है, वकील है, उनके साथ पॉडकास्ट किया है। बट आपके साथ पॉडकास्ट करना ये मेरे लिए और द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट के लिए काफ़ी स्पेशल चीज़ है। इट्स माय प्लेजर। यस आई सर। अप्रिशिएट दैट। यस सर। सर क्या बताओगे सर? मतलब आप तो काफ़ी सीनियर हो और हर एक मॉम डैड का उस टाइम पर एक सपना था, जब आप स्कूल और कॉलेज में थे, कि हमारा लड़का डॉक्टर या इंजीनियर बने, राइट? क्या बताओगे सर, क्या सोचा था, फ्यूचर क्या रहेगा? सी देखिए, एक चीज़ ऐसी है कि देखिए, आई बिलोंग टू कोल्हापुर, तो ओके। एक वैसा एरिया है जहाँ से योर पर्सनैलिटी लुक लाइक पहलवान। नो आई एम वेरी सीरियस You can अबाउट say so. I mean, we are covering only the legal part. I thought so. Otherwise, मैंने कमांडो ट्रेनिंग करी है, मैंने ब्लैक Okay. बेल्ट करा है। Okay. बट एक चीज़ ऐसी है कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरी बड़ी दो बहनें हैं, तो एक डॉक्टर है, दूसरी चार्टर अकाउंटेंट है। ओके। तो मेरे पिताजी जो थे, ही वाज इनटू प्रेस मीडिया। ओके। तो वो मुझे बचपन में, जब मैं आई थिंक आई वाज 10-11 ईयर्स ओल्ड, उस टाइम मुझे वो हाई कोर्ट लेके गए थे, बॉम्बे हाई कोर्ट। और वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया था कि माय एल्डेस्ट अंकल, जो मेरे बड़े चाचा है, ही वाज एसीपी एट दैट टाइम ओके। इन मुंबई। ओके। तो उन्होंने उस टाइम बोला था कि एक दिन तुम्हें यहाँ पे आना है। ओके। सो दैट वाज अ इंस्पिरेशन। आई कैन सर्टनली से आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय फादर, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय मदर, कि जिस हिसाब से उन्होंने जो संस्कार दिए और जिस हिसाब से उन्होंने मुझे बनाया, तो आज जो भी हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ। और वो शायद इंस्पिरेशन था कि Correct. एक लॉयर बनना है और थोड़ा पॉलिटिकल चीज़ों में पहले से भी इंटरेस्ट था। तो उसके बेसिस पे सिर्फ फिर आई कंप्लीटेड माय LLB फ्रॉम ILS। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो उस वहाँ से बड़ी इंस्पिरेशन मिली। राइट। एग्जैक्टली सर।
3 साल हो या 5 साल जो वकील बनने का जो एजुकेशन है वो कंप्लीट होने के बाद हर एक स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहता है कौन से सेक्टर में जाना है, राइट? आपने क्या सोचा था तभी कि कहाँ पर जाना है? मैं आपको इसके बारे में एक बहुत सही चीज़ बताऊंगा। बेसिकली अभी अभी इतनी एवेन्यूज ओपन हुए हैं हम्म, हर चीज़ में, जैसे कि इन हाउस लॉयर्स होते हैं, उनको जॉब करना होता है, बैंकिंग True, इंडस्ट्री में है, True. आर्बिट्रेशन में है, क्राइम में है, सिविल में है, हर चीज़ में, फिल्म इंडस्ट्री में है, हर हर का अलग जॉनर के हिसाब से वो हर कोई चूज़ करता है। अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। व्हेन आई वाज डूइंग माई LLB एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, वहाँ पे 2-3 ही चीज़ें होती थी बेसिकली, दैट इज आइदर यू गो इनटू क्राइम करेक्ट, और इनटू सिविल सिविल, और राइट, मे बी इनटू कन्विंसिंग और अदर लिटिगेशन। करेक्ट, करेक्ट। तो क्राइम में एक चीज़ है कि उस टाइम जब मैं ILS में था, तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग माय LLB, तो उस टाइम श्रीकांत शिवदे सर जो है, Okay. जो सलमान खान के हाँ, लॉयर हाँ, थे हाँ। और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लॉयर जाने जाते हैं, तो ही वाज माय प्रोफेसर। ओके, तो उन्होंने एक हम्म। इंस्पिरेशन बड़ी दी थी। ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन फ्रेटर्निटी। तो उन्होंने एक इंस्पिरेशन दिया था कि एक क्रिमिनल लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, या Okay. फिर एक मजे की बात बताऊं, व्हेन वी वे टॉकिंग इन पर्सन विद शिवदे सर, तो ही जस्ट सेड कि इफ यू वांट टू बी ए क्रिमिनल लॉयर, यू बी ए क्रिमिनल फर्स्ट। मतलब एक क्रिमिनल के माइंडसेट से एक Right, बार right. सोच के देखो कि एक क्रिमिनल क्या हिसाब से सोचता है, हाँ. उसका मेंसरिया जो ये होता है, या फिर उसका इंटेंशन जो होता है, किस हिसाब से क्यों करता है और क्या चीज़ करता है। तो अगर आपको एक डिफेंस लॉयर बनना है, तो उसकी दिल में झांकना आपके लिए बहुत जरूरी है। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज क्राइम ओके, एंड हाउ इट गोज। ओके। तो जैसे अगर थोड़ा सा हाँ, और 1-2 मिनट आपसे लूँ, तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है ना, ये इसी हिसाब से काम करती है। अगर बेसिक एक कंसेप्ट होती है, जनरली ये ज्यादा यूज नहीं करी जाती, जूरिस्प्रूडेंस नाम की कंसेप्ट है जो लॉ में होती है। ओके, व्हाट लॉ इज ऑन व्हाट लॉ ऑट टू बी, कानून है क्या और वो कैसा होना चाहिए। तो हमारा देश इतना बड़ा है, करेक्ट, और उसने इतने तरह के लोग होते हैं, इतने कल्चर्स है कि वर्ल्ड में किसी भी और देश में नहीं होते। करेक्ट। तो उसके बेसिस पे कानून को, अगर कोई आप कानून बनाते हो, तो उसका हर सोसाइटी पे क्या असर होगा, तो उसकी वो सोसाइटी की मेंटालिटी को मद्देनजर रखते हुए वो कानून को बनाया जाता है। एग्जैक्टली सर, जैसे मैंने देखा है और सुना है कि यू आर एक्सपर्ट इन क्राइम एंड फैमिली, राइट? सर क्या बताओगे, जैसे अभी आपने बताया कि अगर क्राइम में जाना है तो आपको कुछ तो वो सब चीज़ों का एक्सपीरियंस आना जरूरी है, जैसे आपके जो सीनियर से सर है उन्होंने बताया था। तो मैं तो बोलूँगा आपने भी शायद कई रूल्स ब्रेक किए रहेंगे। अभी मैं ओपन एयर तो ये नहीं बोल सकता, बट अल्टीमेटली देखिए, एक डिफेंस लॉयर का काम यही होता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे मर्डर केसेस हम देखते हैं, या फिर बहुत सारे, जैसे कि बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस हुए, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। जो इन्फोसिस की रेप केस था, उसमें जब मैंने एज ए डिफेंस लॉयर काम किया था, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि अल्टीमेटली बीइंग अ लॉयर यू हैव टू डिफेंड योर राइट। तो एक डिफेंस लॉयर को चाहे जो भी हो पता, ठीक है, एक चीज़ है कि अगर आपके ज़मीर को वो चीज़ें होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, उसके बावजूद यू कैनॉट जस्ट एक्ट लाइक अ रोबोट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसे जो केसेस होते हैं, जनरली मैं पर्सनली वो अक्यूज जो होता है उसके साथ बात करता हूँ। अगर वो केस सही है नहीं है, उसमें कितना सब्सटेंस है और सच्ची में उसने किया है नहीं किया है, आई ऑलवेज चेक ऑल दिस थिंग्स ओनली, स्पेशली विद रेप केसेस। करेक्ट, बिकॉज मेरे हिसाब से भी या फिर सोसाइटी के हिसाब से भी वो बहुत ही घिनौना अपराध है। एग्जैक्टली सर, आपके ज़माने में तो मतलब आपका जब एजुकेशन कंप्लीट हुआ तभी भी बहुत सारे क्राइम एंड फैमिली केसेस होते रह गए। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कुछ लोग तो मतलब मैं थोड़ा अलग लेवल का स्टेटमेंट कर रहा हूँ, बट दैट इज़ ट्रू। लोग लाइव जाते हैं, सुसाइड करते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस अभी बाहर आ रहे हैं, राइट? बट व्हाई फैमिली केसेस? देखिए सर, इसका एक अलग पहलू भी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से एक एक्सट्रीमिटी पे कोई चला जाता है, या फिर एक्सट्रीमिटी पे जाके सुसाइड वगैरह ऐसी चीज़ करता है। आजकल के ज़माने में आप एक चीज़ को शूट करो, इट इज़ एट योर फिंगर टिप्स, इमीडिएटली वो वायरल कर सकते हो आप। आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होता है, इमीडिएटली वो करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाता है। और एक जुडिशियल सिस्टम चलती है, दैट इज सोशल मीडिया वाली सिस्टम।
उनके Correct. अपने ओपिनियंस होते हैं करेक्ट। और वो अपने अपने खुद के जजमेंट्स देते हैं। मैं किसी केस के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि ऐसे केसेस पहले से होते हैं। ओके बहुत पहले से होता है, ऐसे सैकड़ों केसेस होते हैं। ओके कोई एक ऐसा केस है, देखिए मैं अगर एक सिंपल सी बात बोलूं, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें जैसे मैं जब जूनियरशिप कर रहा था उस टाइम वो बच्चों का मर्डर और जो ये केसेस था, शिंदे में मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इस तरह के जो केसेस है बहुत घिनौने अपराध होते हैं। ओके मेरा खुद का एक केस बताऊंगा। मुझे हम्म। याद है बहुत सारे एनजीओज हैं जिनके करेक्ट। लिए मैं काम करता हूँ, उनसे हम्म। हम कोई फीस वीस नहीं लेते। बट एक क्रांतिवीर सेना की एक मैडम है, आई थिंक उनका नाम है अनीता मैडम। ओके तो उन्होंने रात को 2 बजे मुझे फ़ोन किया था, ओके और रात को 2 बजे फ़ोन करके उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे एक वाक़या हुआ, पूना में एक सबर्बन एरिया है, वहाँ पे एक वाक़या हुआ है और एक 7 महीने की बच्ची को रेप करके उसकी हड्डियाँ तक तोड़ी गई थी और उसको घर के सामने ही फेंक दिया था। तो ये केस ऐसा है कि मैं किसी भी हालत में इसमें एज अ डिफेंस लॉयर पर्सनली मैं इसमें काम नहीं कर सकता था। तो मेरा ये ज़मीर बोल रहा था कि मैंने प्रोसिक्यूशन को जितना भी हो सकता है उतना असिस्ट करके उनको न्याय देने के हिसाब से हमने काम किया। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। करेक्ट। अल्टीमेटली यू बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, अगर आप लॉयर हो, चाहे जितने भी बड़े लॉयर हो, आप अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हो, फिर भी कहीं ना कहीं तो यू हैव टू गो बैक टू योर फैमिली। राइट। और हमारे प्रोफेशन में एक चीज ऐसी है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। आप जितने बड़े लॉयर हो, इसका मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय देते हो, ऐसे नहीं होता है। आई मे बी लिटिल कॉन्ट्राडिक्टरी, करेक्ट, बट न्याय देते हो ऐसे नहीं होता है। आप कितने केसेस जीतते हो, करेक्ट। इस पे आप साबित होता है कि आप कितने बड़े लॉयर हो। एग्जैक्टली। सर आज वुमेन्स डे है सर। क्या बताओगे? मैं मेरे मेन मुद्दे पर अभी आता हूँ सर, कि हमारे भारत देश हो या महाराष्ट्र हो या पुणे में हो, बहुत सारे वुमेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, रियल लाइफ में तो आप एग्जैक्टली कोर्ट में भी बहुत सारी चीजें फेस कर रहे हो। 2025 में वुमेन्स ने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ने क्या करना चाहिए? इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। ओके। हम अगर हमारा कल्चर की बात करें, देखिए दो भाग होते हैं, एक संस्कार होता है, एक कल्चर होता है। हम देवी देवताओं को पूजते हैं। ओके। दुर्गा माता है, लक्ष्मी माता है, हम देवी देवताओं को पूजते हैं। राइट। एक जो देवी देवता को पूजता है उसको जरूरी है कि वो एक नारी का सम्मान करे। ट्रू। लेकिन हर सोसाइटी में एंटी सोशल लोग होते हैं। उसके बाद जब हमारा जो सिविलाइजेशन बोलता है, सिविलाइजेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो कुछ रूढ़ी परंपरा हमारे समाज में पहले से है। ओके। जैसे दहेज की दहेज वाली चीज है, दहेज से प्रताड़ित किया जाता है, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है उसके हिसाब से बनाया गया है। जैसे अभी जो जितने भी शादी के बाद जो भी घर पे या फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जो भी प्रताड़ित होती है महिलाएं, उनके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है। या फिर जैसे इंडियन पीनल कोड में जैसे 498A था, अभी इंडियन पीनल कोड नहीं रहा, 2024 से BNS आ गया, भारतीय न्याय संहिता आ गया, तो उसमें सेक्शन 85 हो। या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से उनको एक न्याय दिलाने के लिए अलग से एक्ट बनाया गया है। उसमें कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हुई है। करेक्ट। कि उसका मिसयूज होता है या फिर ये एडिक्वेट नहीं है। तो जुडिशियल सिस्टम जो है हमारी, जो लॉ बने हैं वो लॉ शुरुआत से एक चीज आपको एक कोडिफिकेशन के हिसाब से उसी दायरे से आपका न्याय करते हैं। ओके। लेकिन जैसे मैंने बोला कि उसके दायरे के आगे जाके आपको उसको सोचने की थोड़ी सी जरूरत है। करेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करें तो ये बहुत अच्छा लॉ है जिसके बेसिस पे जो वुमन अपने ससुराल में रहती है, वो ससुराल में उसको अगर ताने मारे जाते हैं, राइट, मतलब देखिए उसमें क्रूअल्टी जो है या वायलेंस जो है वो 2-3 तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि उसको अगर ताने मारे जाते हैं, मतलब उसको मेंटल अब्यूज किया जाता है, राइट, बॉडी शेमिंग की जाती है। ट्रू। आज भी ऐसा है कि वो जब घर अपने ससुराल में आती है उसके बाद शायद बहुत जगह पे ऐसा होता है कि आखिर तक उसको कभी भी वो घर का मेंबर नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं तो उसको एक अलग स्थान होता है। करेक्ट।
तो उसके लिए जो भी मेंटल हैरेसमेंट उसकी होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग कुछ चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती है, उससे फिजिकल असॉल्ट होता है, बहुत हद तक फिजिकल असॉल्ट होता है। करेक्ट। उसके बाद उसको जो भी बेसिक उसकी नीड्स है उसके लिए उसको पैसे मुहैया किए नहीं जाते, तो इकोनॉमिक उसका क्रूअल्टी होती है उसके साथ। तो ये सब चीज़ें वो कोडिफाई करके वो एक एक्ट बनाया गया है। करेक्ट। वो क्वासा सिविल क्वासा क्रिमिनल है। अभी इसके बारे में बहुत सारे हाई कोर्ट के जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, और कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। क्योंकि बहुत हद तक, जैसे मैंने बोला कि हमारी इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 146 करोड़ की अपनी इंडिया की पॉपुलेशन है, उसमें अगर हम पकड़े तो 48% महिलाएं ऑलमोस्ट इक्वल होगी। ट्रू। तो इसको हर सोसाइटी के महिला को कवर करे, मोर देन 37-38% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन दे आर रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 60%, 62% अभी भी विलेज में रहते हैं। तो वहां पे तो उनको ये अवेयरनेस भी नहीं है, इसकी सुनवाई भी नहीं होती है। करेक्ट। तो ये एक्ट जो है, ये जो कायदा कानून है, ये वहां तक कैसे पहुंचे, उसका फायदा कैसे हो, इसके लिए मेरे हिसाब से आप जैसे लोग ज्यादा कारगर है। करेक्ट। क्योंकि ये जो मीडिया, सोशल मीडिया या फिर ये सब चीजें है, उसको अगर अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करें तो उसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। राइट। तो मैं ये चीज पे आ रहा था कि जैसे है कि कॉन्ट्राडिक्शंस भी बहुत सारे जजमेंट में होते हैं। अगर हम बोले कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे हो, ट्राइबल में मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, क्रिमिनल केस है, लेकिन उसमें सजा नहीं है, उसमें सजा का प्रावधान ही नहीं है। करेक्ट। हाँ ठीक है, अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर देता है कोर्ट, उसके बाद अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर आप वायलेट करते हो तो उसको कोर्ट में साबित करके फिर उसको शायद मेरे हिसाब से 20,000 रुपए का फाइन होता है या फिर 1 साल की सजा होती है। तो लेकिन जो कॉम्पेंसेशन पार्ट है वो ज्यादा फोकस किया गया है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर एक औरत को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है, गंदी तरीके से उसके साथ बर्ताव किया जाता है, उसके बाद में वो एक कंप्लेंट फाइल करती है कोर्ट में, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन में नहीं होता डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। करेक्ट। आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करते हो, आप अपने हस्बैंड के खिलाफ, अपनी सास के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, ननद के खिलाफ, ये इन लोगों के खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल करते हो। उसके बाद जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जनरली ऑर्डर्स क्या होते हैं, हस्बैंड के खिलाफ होता है। करेक्ट। तो बाकी नेम्स एक होते हैं सर। कोर्ट मैक्सिमम क्या करता है, कोर्ट इतना ही जुडिशियल सिस्टम क्या करता है, हाँ प्रोटेक्शन ऑर्डर दे देता है। करेक्ट। कि इसके साथ इस तरह का बर्ताव ना करे। एग्जैक्टली सर। जैसे अभी आपने बताया कि जो विलेजेस है वहाँ पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं इंडिया में। सर वेरी सिंपल क्वेश्चन कि मैं ट्राई करूँगा द AK टॉक के हिंदी पॉडकास्ट के थ्रू जो महाराष्ट्र हो या भारत की जो महिला है उनके लिए एक अच्छा मैसेज जाए। सर जो आपके एक्सपीरियंस में जो सिटी एरिया है, मेट्रो सिटी बोल सकते हैं और विलेजेस बोल सकते हैं, गांव बोल सकते हैं, वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके लिए कौन से प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन्होंने कैसे ख्याल रखना चाहिए इन सब चीज़ों में? देखिए, इसके लिए उसको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। अगर हम वायलेंस की बात करें, क्रूअल्टी की बात करें, तो उसको डिफाइन कैसे करोगे आप? करेक्ट। हर एक के लिए अलग अलग है। एक गांव की महिला जो है, शराब पी के हस्बैंड घर पे आता है, उसको बहुत ज़्यादा मारपीट करता है, किसी और चीज़ का गुस्सा उसके ऊपर निकालता है, या फिर उसको मारने के बाद में 10-15 मिनट के बाद में वो खाना परोस रही होती है उसके लिए। इतना फिजिकल असॉल्ट होने के बाद। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ अलग है, ये सबको पता है, ये भी क्रूअल्टी होती है। ट्रू। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे जजमेंट्स हमने देखे हैं, जैसे है कि अगर हस्बैंड वाइफ को ये बोलता है कि तुम्हें खाना बनाने नहीं आता, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू क्रूअल्टी। अब ये अर्बन एरिया में एक चीज होती है कि उसने बोला कि हाँ तुम्हारे तो माँ बाप ने संस्कार नहीं किए, दैट अमाउंट्स टू क्रूअल्टी। तो आप क्रूअल्टी डिफाइन कैसे करोगे? ट्रू। इससे लेके एक्सट्रीमिटी तो बहुत सारी चीज़। अभी आपको शायद रिसेंटली पूना में कुछ साल पहले की जो बात है, वो बीबेवाड़ी को, मेरे हिसाब से बीबेवाड़ी का केस था। तो हस्बैंड ने गुस्से में आके वाइफ का मर्डर किया, उसका सर धड़ से अलग किया और वो लेके पूरा रोड में घूम रहा था। तो इसको कितना हद तक आप, मेरे पास एक केस आया था, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। उसकी वो औरत की बहन ने अपनी बहन को छुड़ाया 3 महीने के बाद, और उसके बाद मुझे फ़ोन किया था, कांटेक्ट किया था कि हस्बैंड उसको चेन से बांधता था। 3 महीने तक उसके नाखून यहाँ तक बड़े हुए थे, 3 महीने तक उसने चेन से बांधे रखा था और सिगरेट से जलाया था उसको, वाइफ को अपने। आप किस हिसाब से ये क्रूअल्टी को इवैल्यूएट करोगे? क्या
तुम्हारे संस्कार अच्छे नहीं है और इतना एक्सट्रीमिटी तक क्रूअल्टी होती है, क्या इसको ये दोनों को आप एक जैसा आंक सकते हो? नहीं। करेक्ट। तो इसको डिसाइड करना जो जुडिशियरी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि हर सोसाइटी के अलग अलग जो पहलू है, अलग अलग जो स्तर है, उस पे वो चीज को डिफाइन अलग तरीके से करना पड़ेगा कि क्रूअल्टी होती क्या है, और उसके बाद में हमें ये चीज में रिफॉर्मेशन लाने पड़ेंगे। अगर हम बोलते कि ये कानून है उसमें अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनएडिक्वेसी है। करेक्ट। तो जैसे जैसे जितना फास्ट ग्रो हो रहा है, अभी जितना सोसाइटी जितनी फास्ट ग्रो हो रही है, उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स भी अलग अलग है। करेक्ट, ट्रू। हम पहले से ये जानते थे कि कोई भी औरत जो है ब्याह के घर पे आती है, घर वालों का सब कुछ देखती है, सास ससुर का पूरा ख्याल रखती है, हस्बैंड का ख्याल रखती है, खाना बनाती है, बच्चों का ख्याल रखती है। आज सिचुएशन अलग है। आज मैक्सिमम लड़कियां जो है वो पढ़ी लिखी है। करेक्ट सर। आज वो जॉब करती है। लेकिन अगर आप उससे वही एक्सपेक्ट करें आप कि उसने वो सब चीज करनी चाहिए जो पहले होता था, और फिर वापस बाहर जाके वो कमा के भी लाए और अपना करियर भी करे, क्योंकि घर पे हाथ भी बटाना है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये सब चीजों को आप किस हिसाब से आंकोगे? तो वो एक नजरिया रखना जरूरी है। इसलिए जनरली एक सेटल्ड रूल ऑफ लॉ है कि व्हेनेवर यू आर सपोज्ड टू बी डिसाइडिंग एनी काइंड ऑफ केसेस विद रिस्पेक्ट टू फैमिली, तो यू हैव टू यूज द नेचुरल जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। ओके। ये गुड कंसाइंस जो होता है ये एक जज ने डिसाइड करना होता है। ओके। कि मेरे हिसाब से ये क्या है। करेक्ट। और उसको मैंने किस हिसाब से आंकना है। एग्जैक्टली सर। सिमिलर क्वेश्चन सर, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, और एजुकेशन फैक्टर, एजुकेशन एंड कल्चर एंड वुमेन सेफ्टी, आप कैसे कोलैब करते हो सर? मेरे हिसाब से इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा सा रिफॉर्म आना ज़रूरी है, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना ज़रूरी है। मेजरली मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि ऐसे मामलों में जहाँ पे एक महिला प्रताड़ित होती है, वहाँ पे सरकार ने बहुत सारी चीज़ें मुहैया करके रखी है, जैसे वुमेन सेल हुआ, NCW हुआ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ऐसे बहुत सारी फोरम्स है, NGOs है, लेकिन उनका एक दायरा सीमित है। हु इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट? दैट इज द पुलिस डिपार्टमेंट, जो ये चीज़ काम करना जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ ऐसी कि उनके लिए भी थोड़ी सीमित है चीज़ें, कि फैमिली रिलेटेड अगर ऑफेंसेस होते हैं तो उनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है। एक महिला को अगर उसको इफ शी इज सपोज्ड टू बी गोइंग थ्रू क्रूअल्टी, शी इज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी, तो ऐसे मामले में उसको एक कंप्लेंट करना या FIR दर्ज करवाना इतना इजी नहीं है। ओके। तो उसको 2-4 बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है जिसके बेसिस पे फिर सामने वाली पार्टी को बुलाया जाता है, काउंसलिंग कराया जाता है उनको, या फिर नोटिस दी जाती है कि हाँ ऐसा मत करो। मैं अगर एक चीज़ बोलूँगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं ना, अगर कोई उनको असॉल्ट करे और फिर किसी अथॉरिटी जाके बोले हाँ बाद में इसके बाद ऐसा मत करो, कैसे लगेगा उसको? करेक्ट। मैं नहीं चाहता कि लॉ बहुत हार्श हो, लेकिन इसको थोड़ा अप्रोप्रिएटली, अगर आप एजेंसीज अगर अप्रोप्रिएटली इसको हैंडल करती है तो मेरे हिसाब से बहुत सारी महिलाओं को इसका फायदा होगा। ओके। और फिर जैसे कंधा से कंधा मिला के अगर वो जैसे आज बड़ी महिलाएं आगे बढ़ रही है, मेरे हिसाब से उनको ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। एग्जैक्टली सर। पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में रेप के केसेस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं सर क्या बताओगे? रेप के केसेस कम होने के लिए एक नागरिक हो या एक स्त्री हो या पुरुष हो, क्या उन्होंने प्रिकॉशन लेने चाहिए इन सब चीज़ों के लिए? देखिए, आई एम नॉट अ सोशल एक्टिविस्ट और आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। मैं मेरा एज अ लॉयर जो भी है मैं बताऊंगा आपको। मेरा ओपिनियन ऐसा है कि इसमें लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे है कि सोसाइटी की मांग है, इसमें जो पनिशमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और वैसे प्रोविजंस किए गए हैं। नए जो लॉज बने हैं इसमें प्रोविजंस किए गए, और इसके तहत अभी अगर हम बात करें रेप जैसे केसेस की,
ये हीनियस क्राइम माना जाता है। इसमें कैपिटल पनिशमेंट अगर की प्रोविजन है तो ऐसे एग्जाम्पल्स सेट करनी ज़रूरी है। ओके। कुछ भी आप उसके वो महिला के विल के खिलाफ, उसके विश के खिलाफ अगर आप कुछ भी करते हो तो उसके लिए उतनी ही सज़ा कड़ी होनी चाहिए। ओके। उसमें सबसे बड़ी बात है दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन। करेक्ट। क्योंकि डिफेंस लॉयर के लिए उसका काम होता है अपने क्लाइंट को बचाना। अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती है, इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट में जितने कम लूप होल्स होंगे उतना ही उसके बचने के चांसेस कम होते हैं। राइट। तो सिर्फ सजा के लिए हम अगर बात करें कि सजा बहुत कड़ी होनी चाहिए, ये एक सोशल पर्सपेक्टिव हुआ, एक जनरल पर्सपेक्टिव हुआ। बीइंग अ लॉयर, अगर बीइंग अ लॉयर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, मैं ये चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन अलग तरीके से हो। ओके। इन्वेस्टिगेशन में जितने भी लूप होल्स होते हैं, बीइंग अ डिफेंस लॉयर मुझे पता है कि इसमें लूप होल्स का कैसे फ़ायदा उठाया जाता है, किस हिसाब से फ़ायदा उठाया जाता है, और कैसे मतलब प्रोसिक्यूशन जो होता है बहुत हद तक कोशिश करता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी बहुत अच्छे से काम करती है। बहुत सारे लेडी ऑफिसर्स, इतने डायनामिक लेडी ऑफिसर्स हैं आज कि जिनको मतलब पहले ज़माने में लेडी ऑफिसर उतने होते नहीं थे। करेक्ट। लेकिन आज इतने डायनामिक लेडी ऑफिसर्स हैं। एक उनको अगर मोटिवेशन मिले कि इसमें इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिकली रेप केसेस में किस हिसाब से करें, इनके इंफॉर्मेशन उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें, उनको फॉरेंसिक्स इजी प्रोवाइड करें। करेक्ट। वॉल्यूम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इसके लिए उनको उतना फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। एग्जैक्टली। उनके वर्कशॉप्स हो। करेक्ट। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। सर, जैसे आपने बताया कि कुछ एनजीओ है या सोशल एक्टिविस्ट है, उनके लिए आप फ्री में काम करते हो, राइट? जैसे आपने बताया। सर, क्या बताओगे सोशल एक्टिविस्ट और एनजीओ के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है वुमेन सेफ्टी के लिए? मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये एनजीओज ऑनेस्टली जो काम करते हैं, जो भी एनजीओज ऑनेस्टली काम करते हैं, उनका काम बहुत काबिल तारीफ है। ओके। देखिए, अगर आपके पास कोई भी प्रताड़ित महिला आती है, उनको आपने अगर एनजीओ की कोई भी महिला है उसको अगर न्याय दिलाना चाहती है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोग। ओके। बहुत प्रोटेक्शन देते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, मार्च करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं। करेक्ट। हर चीज़ करते हैं। लेकिन सब होने के बाद में केस आता है कोर्ट में। वहाँ पे ज़रूरी होता है कि एक लॉयर जो है अनबायस्ड हो, लॉयर जो ऑनेस्टली काम करे और उन्होंने जितनी भी मेहनत करी है उसको अंजाम अच्छे से दे। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से, एक लॉयर के हिसाब से, जो लॉयर एक अपना, देखिए बीइंग अ लॉयर हमें हमारा पक्ष रखना होता है क्लाइंट का। Correct. लेकिन एक एनजीओ की तरफ से जब आप ये करते हो तो कम से कम आपको एक मौका मिल रहा है, एक कुछ सोशल वर्क करने का, सोसाइटी के लिए कुछ वापस देने का। करेक्ट। मेरे हिसाब से वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। Correct. जो मैं चाहूँगा कि मैं हमेशा करता रहूँ। बहुत सारे केसेस में ऑनलाइन भी देखता हूँ, ऑफलाइन भी बहुत सारे केसेस मैंने देखे कि डिवोर्स प्रोसेस जब चलती है तभी वुमेन्स के साइड से बहुत सारे कमर्शियली चीज़ें मांगी जाती है, फॉर द फ्यूचर हो, या उनके पास में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खर्चा किया रहता है। सो इसके बारे में क्या बताओगे? देखिए, मेरा इसके बारे में देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। एक औरत को कोर्ट तक जाना, चीज़ों को कोर्ट तक लेके जाना, जबकि उसको पता है कि उसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। करेक्ट। उसको ये चीज़ का पता है कि यहाँ से आगे का रास्ता उसका अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। हो सकता है कि उसको बहुत तकलीफ हो उसमें। ट्रू। हो सकता है वो अकेली हो जाए। ट्रू। उसके बावजूद कोर्ट कचहरी या फिर कोर्ट तक ये केस को लेके जाना उसके लिए उतना ईजी नहीं है। तो अगर वो कुछ डिमांड्स रखती है तो उसकी डिमांड्स की लेजिटिमेसी जो है कि वो सचमुच में उतने पैसे चाहती है, तो उसकी जस्टिफिकेशन वो क्या दे रही है, उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से उसका सिक्योरिटी क्या है। उसके अगर बच्चे हैं तो 99% केसेस में तो बच्चा उसके साथ रहता है,
ट्रू। तो आज कल के ज़माने में एक बच्चे को बड़ा करना, उसको एजुकेशन देना सिंगल हैंडेडली, इवन दो शी इज़ वर्किंग, तो वो पर्सपेक्टिव से भी देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे अब अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो उसमें सेक्शन 24 है जो उसको मेंटेनेंस मुहैया करता है, या फिर परमानेंट भी उसको मेंटेनेंस मिलता है। लेकिन उसकी एडिक्वेसी जो है ना, वो उसको इवेल्युएट करना, वो एक कोर्ट का काम होता है। ओके। एक लॉयर का काम है कि उसको जस्टिफाई करना कोर्ट के सामने, ओके। वेदर शी डिजर्व्स दैट पर्टिकुलर मनी और नॉट। वो जॉब करती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको फ्यूचर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ओके। आज जॉब, अगर आप एक पब्लिक सेक्टर में करते हो जॉब, तो आपके लिए एक कुछ ना कुछ सिक्योरिटी है। करेक्ट। प्राइवेट सेक्टर में आज क्या सिक्योरिटी है? आज किसी भी सेक्टर के बारे में आप कुछ भी फ्यूचर नहीं बोल सकते। ऐसे मामले में अगर वो प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, उसका डिवोर्स हो जाता है और वो डिवोर्स में ज़्यादातर उसको कुछ नहीं मिलता है, तो आगे का उसका रास्ता कितना कठिन हो सकता है, ये चीज़ें भी सोचने की ज़रूरत है। तो जब आप डिवोर्स पिटिशन में वाइफ की तरफ से अगर आप कुछ डिमांड्स रखते हो, तो वो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखना ज़रूरी है। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी डिमांड्स जो है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। अगर वो कौन सी सिटी में रहती है, अगर पूना जैसी सिटी में रहती है, जैसे मेट्रो सिटीज़ में रहती है, तो मेट्रो सिटीज़ में आज का खर्चा कितना होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। ट्रू ट्रू ट्रू। बच्चे अगर उसके साथ में है तो बच्चों का एजुकेशन किस हिसाब से करें। मैं जितने भी केसेस हम लड़ते हैं, मैक्सिमम केसेस में, बहुत सारे ऐसे केस हमारे पास में आते हैं कि स्पेशल चाइल्ड होने की वजह से उसको डिवोर्स देना चाहता है हस्बैंड। एक स्पेशल चाइल्ड को उसने जन्म दिया इसके लिए। एग्जैक्टली। आज भी ये चीज़ है कि उसको बेटी हुई है इसकी वजह से डिवोर्स चाहते हैं। हाँ, ये जबकि ये अलग बात है कि उसको डायरेक्टली वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन एज अ लॉयर आपको वो चीज़ समझ आती है। एज अ जज, एक जज को वो चीज़ समझ आती है, लेकिन हमें फॉलो करने होते प्रोविजंस। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि अगर वो डिमांड्स रखती है तो मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं कि मैं जजमेंटल नहीं होऊंगा उसके बारे में। मैं ये चीज़ ज़रूर सोचूंगा कि उसका फ्यूचर क्या है। एग्जैक्टली। हर एक औरत को, हर एक इंसान को उनके फ्यूचर के बारे में सोचने का और सिक्योर करने का पूरा अधिकार है। एग्जैक्टली सर। पिछले कुछ दिनों में अंडर 18 जो गर्ल्स है, उनके सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाहर आ रहे थे, राइट। और पिछले साल बहुत सारे लॉ भी चेंज हो चुके हैं। सर क्या बताओगे, अंडर 18 जो गर्ल्स है, राइट, वो तो ऑब्वियसली उनके फैमिली के साथ रहते हैं, राइट। पेरेंट्स हो या लड़कियां हो, उन्होंने खुद के सेफ्टी के लिए कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? एक तो इसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, इसके लिए स्पेशल एक्ट है, दैट इज़ पॉक्सो। ओके। जो जनरली छोटे बच्चों को एप्लीकेबल किया जाता है, दैट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। इट इज़ अंडर 18। या ओके। तो इसके लिए एक चीज़ ऐसी है कि मेरे हिसाब से अगर मेरा जितना भी आकलन है, 95% केसेस दर्ज नहीं होते सर। ओके। जो भी दर्ज होते हैं उनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ओके। आज ये रियलिटी है कि एक औरत को, जो एग्रीड वुमन है, जिसके साथ में ये बुरा बर्ताव हुआ है, उसको कोर्ट में आने के लिए खुद का चेहरा ढकना क्यों पड़ता है? ये बहुत सोचने वाली बात है। शी हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। बुरा उसके साथ हुआ है, उसने नहीं किया है। उसके बावजूद अगर वो केस में अगर उसकी तरफ से कोई विटनेस है, तो वो विटनेस को डर के कोर्ट में आना क्यों पड़ता है? करेक्ट। हाँ, उसमें प्रोविजंस है कि आप प्रोटेक्शन मांग सकते हो, आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन देके उस चीज़ को, वैसे भी ऐसे जो केस होते हैं वो इन कैमरास होते हैं, बाहर के लोगों को अलाउ नहीं होता। बट मेरे हिसाब से उनको अगर प्रोटेक्ट करना है तो जैसे मैंने पहले बताया, लॉ स्ट्रिक्ट है, उसको एप्लीकेबल करना, एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह की चीज़ करोगे। मैं बहुत हार्श चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हमारे पास में जो सिस्टम है, वो सिस्टम को अगर हम अच्छी तरीके से यूज़ करें, अगर वो सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करें, तो मेरे हिसाब से इसमें बहुत हद तक बदलाव आएगा, और बदलाव आ रहा है। एग्जैक्टली। जो नए कानून बने हैं उसके बेसिस पे उसमें जितने भी प्रोविजंस है पनिशमेंट के,
बहुत रिगरस पनिशमेंट्स है। ओके। उसके आगे जाके मैं एक बात करूंगा, बीइंग अ लॉयर इन दिस क्राइम इंडस्ट्री, कि ये जो रेप केस में जो अक्यूज होता है जनरली इनके लिए जेल के अंदर भी बर्ताव उसी हिसाब से दिया जाता है उनको। ओके। उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ओके। तो उनको जो है वो वहां पे सजा अलग मिलती है, वहां पे उनको जो ट्रीटमेंट है वो अलग मिलती है, वो अलग बात है। लेकिन जुडिशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें। प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूटर जितने भी हर सिटी में ये अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी नंबर ऑफ प्रोसिक्यूटर्स बढ़ाए। करेक्ट। उनको स्ट्रेंथ दे। आप इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने पहले ही बोला था, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जितनी चाहे उतनी एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। करेक्ट। अलग सेक्शंस बनाए। आज पुणे जैसी सिटी में एक अलग बिल्डिंग बनाई जा रही पॉक्सो के लिए। करेक्ट। स्पेशल कोर्ट्स तो है ही है, बट एक अलग से बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसका भूमि पूजन रिसेंटली हुआ। ओके। पुणे इस सिटी में पॉक्सो जैसे केसेस के लिए एक अलग बिल्डिंग बनाई जाती है। इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। करेक्ट। एग्जैक्टली सर। सर आप क्या बताओगे कि एक स्त्री हो या पुरुष हो, इनके लिए अलग अलग लॉ है इंडिया में, राइट? सर बहुत सारे लोग इन लॉज का मिस यूज करते हैं, उसमें स्त्री हो या पुरुष हो। इसके बारे में आपके एक्सपीरियंस में क्या चीज़ है? देखिए, एक तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करूंगा कि स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग है। पुरुषों के लिए अलग कोई कानून नहीं है। ओके। महिलाओं के लिए अलग कानून बहुत सारे बने हैं। मिसयूज की अगर हम बात करें तो मैंने इससे पहले एक रेफरेंस दिया था। एक औरत के लिए कोर्ट कचहरी करना, पुलिस स्टेशन तक जाना, कोर्ट तक जाना इतना ईजी नहीं है। ओके। तो अगर मिसयूज भी करना है तो उसको बहुत बड़ा करेज होना जरूरी है। उसको पता है कि अगर हम हमारे ससुराल के खिलाफ अगर कोर्ट में जा रहे हैं तो इससे उसका घर टूटेगा, वो भी उसको पता है। आगे का रास्ता उसका ठीक नहीं है, वो ये भी पता है। करेक्ट। आज मैंने इससे पहले भी अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ का रेफरेंस मैंने दिया था। आज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, 147 करोड़ की पॉपुलेशन है। उसमें महिलाएं जितनी भी, हाफ अगर हम 47% या हाफ अगर हम महिलाएं पकड़े, उसमें से जितनी भी महिलाएं कोर्ट में जाती है, उनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी है कि जो जेन्युइनली उनके साथ ये चीज़ होती है और उसके खिलाफ वो न्याय चाहती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती है। ओके। ये मेरे हिसाब से कम 90% का वॉल्यूम है। ओके। अगर हम ये जो भी कायदा कानून हमारे पास में है उसके हिसाब से 90% औरतों को, 90% महिलाओं को अगर हम न्याय दे रहे हैं या दे सकते हैं, तो 10% अगर आप समझे कि 10% मिसयूज हो रहा है, तो ये बड़ा आंकड़ा नहीं है मेरे हिसाब से। और उसके बावजूद अगर मिसयूज कोई कर रहा है तो उसके लिए भी प्रोविजंस होते हैं। एग्जैक्टली। हर कानून का जो भी ऑफिसर है, हर जो भी जज है, उनको ये पता होता है। करेक्ट। और वो जुडिशियल सिस्टम तय करेगा कि इसका मिसयूज होता है कि नहीं होता। हो सकता है कि वो मिसयूज करके शुरुआत में सामने वाली पार्टी को, जो भी ऑपोजिट पार्टी है, करेक्ट, उनको तकलीफ देने की कोशिश करे, लेकिन फाइनली तो उसको भी तो भुगतना पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि सामने तो आ ही जाएगा सब कुछ कि ये सही है या झूठ है। एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से मिसयूज वाली जो कंसेप्ट है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्टली। मैं समझता हूँ कि जितने लोगों को उसकी ज़रूरत है, हम पहले से ये बोलते आए हैं कि शायद 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि ये इक्वेशन यहाँ पे बहुत बड़ी पैमाने पे है कि कम, मेरे हिसाब से जितना भी मैं देखता हूँ, 90% औरतें कम से कम वो एग्रीड होती है और उनको न्याय मिलता है। एग्जैक्टली सर, जैसे आपने बताया सर, और सर क्या आप फैमिली केसेस में एक्सपर्ट हो रहे हैं? सर बहुत बार मैं ऐसे देखता हूँ ना सर कि आफ्टर 60-70 एज मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स हो या बच्चे हो एक दूसरे से दूर हो जाते, और जो पेरेंट्स रहते हैं उनके ऊपर बच्चे ध्यान नहीं देते। कुछ पेरेंट्स रहते हैं उन्होंने सेविंग्स किए रहते हैं, मे बी उनका फ्यूचर उस टाइम पे बेटर रहता है, बट कुछ पेरेंट्स रहते हैं उन्हें आश्रम में जाके रहना पड़ता है या कहीं पर भी जाके रहना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में
इस टाइम पर एक वुमन रहेगी एज अ पेरेंट्स, उन्होंने लॉ की तरफ कैसे देखना चाहिए? आपका सवाल अच्छा है, मतलब ये समझ आ रहा है कि आपने इसके बारे में बहुत स्टडी किया है लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है इसके बारे में बात करना। ट्रू। इसके बारे में कानून है कि सीनियर सिटीजन एक्ट है। 60+ जब आपका एज हो जाता है उसके बाद आप सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत आप इससे आवाज़ उठा सकते हो। ओके। आप जो भी आपके बच्चे हैं, चाहे बेटा हो बेटी हो, उनसे आप पूरा का पूरा मेंटेनेंस और लाइफस्टाइल अपनी कंटिन्यू करने के लिए आप उनसे रियायत मांग सकते हो। ओके। रिलीफ जरूर मांग सकते हो। ओके। उसके बावजूद अगर कोई महिला ऐसी है कि उसका पति गुजर जाता है, बेटा है, बहू है, जो उनके साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते, तो उनके खिलाफ वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। जिसके साथ आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होते हो तो उसके बेसिस पे आप जरूर इससे आवाज उठा सकते हो। ट्रू। तो एक ये है कि सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो एक अलग तरीके से काम करता है। वहां पे भी सुनवाई अच्छे से होती है, वहां पे उनको न्याय जरूर मिलता है। ओके। और ऑन द बेसिस ऑफ गुड कंसाइंस उनको, मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट सबको न्याय वहां पे जरूर मिलता है, लेकिन वहां तक पहुंचना कैसे है इसका अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। मैं समझता हूं कि अगर कोई भी ऐसी महिला या फिर ऐसा कोई भी सीनियर सिटीजन इस तरह की चीज़ों से अगर गुजर रहा हो तो उन्होंने सीनियर सिटीजन सेल में जाके अपना कंप्लेंट लिखाना बहुत ज़रूरी है। वी आर सर्टनली हैविंग एबल ऑफिसर्स एंड एफिशिएंट ऑफिसर्स वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट। ट्रू। करेक्ट। उसको फिर कोर्ट तक लेके जाना, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जनरली आपको मैक्सिमम लॉयर्स की सिंपैथी मिलेगी, जजेस की भी सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि वो उनका अधिकार है। ट्रू। आज जिन बच्चों को आपने अपना निवाला दे के जो बड़ा किया है, अगर वो लोग आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो इससे सोशल पैटर्न, हमारा जो सिविलाइज पैटर्न है, वो भी खराब होता है। एग्जैक्टली। काफी इंटरेस्टिंग है, शायद ये क्वेश्चन सोशल मीडिया पर ज्यादा चलेगा। सास बहू का नाता पूरी दुनिया देख रही है, राइट? सर क्या बताओगे, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, राइट? सास बहू का जो नाता है वो अलग रहता है, उसके लिए अलग कुछ लॉज है लव मैरिज और अरेंज मैरिज में? लव मैरिज अरेंज मैरिज के लिए अलग लॉज तो है ही नहीं। मैरिज तो मैरिज होता है। ओके। कोई अलग उसके लिए लॉज नहीं है। ओके। दूसरी बात ऐसी है कि सास बहू के रिलेशनशिप को आप जैसे देखें उसके बेसिस पे है। ओके। मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि हमने देखा है कि सास बहू के बहुत अच्छे रिलेशंस है, हस्बैंड के खिलाफ वाइफ कंप्लेंट करती है लेकिन सास के खिलाफ नहीं करती है। ट्रू। या फिर सास के खिलाफ उसकी कंप्लेंट होती है, हस्बैंड के खिलाफ नहीं होता है। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा आपको समझदारी से लेना बहुत जरूरी है। जब आप घर पे कोई सीनियर पर्सन है आपके या सास है आपकी, तो उनको उनकी एज के हिसाब से समझ के, क्योंकि शी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द फैमिली, राइट? शादी होगी तो उसका बेटा आपका नहीं हुआ है, यू डोंट हैव ओनरशिप ओवर दैट, उसका भी उतना ही अधिकार है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सास को भी ये समझना जरूरी है कि बहू जो ब्याह के आई है वो सब कुछ छोड़ के आई है आपके पास। करेक्ट। उसको भी समझना जरूरी है। exactly. और आप एक दूसरे को समझ के चलेंगे तभी तो आपका बेटा और इनका हस्बैंड खुश रहेगा। एग्जैक्टली। तो कानून लव मैरिज अरेंज मैरिज के लिए अलग नहीं है। जिसको झगड़ा करना है वो चाहे कहीं से भी आ जाए, फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली। वो तो करेगा। सर सिमिलर क्वेश्चन सर, सास बहू हो या बेटा हो, बट देखो घर में कोई भी चीज होती है वहां पर तो कोई सीसीटीवी नहीं रहता है, कोई प्रूफ नहीं रहता है, बट वहां पर कुछ चीजें कोर्ट में गई, राइट? तो उन सब चीजों में प्रूफ कैसे देखा जाए? देखिए, जब इस तरह की चीजें कोर्ट के सामने आती है तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जाता है। जनरल जो भी सिविल प्रोसीजर होता है या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, जिसमें आप विटनेस हो या फिर एविडेंसेस हो, उसको जिस हिसाब से आप नरेट करते हो या फिर इंटरप्रिटेशन करते हो, फैमिली कोर्ट्स में थोड़ा सा अलग है। फैमिली कोर्ट एक्ट जो बनाया गया वो थोड़ा सा नेचुरल जस्टिस गुड कंसाइंस के बेसिस पे बनाया गया। जैसे कि जनरली जब भी आप एक पिटीशन फाइल करते हो तो ऑन ओथ वो आप फाइल करते हो कि जो भी मैंने ये पिटीशन में लिखा है वो सही है। आज हस्बैंड और वाइफ के बीच में बेडरूम में कुछ हो रहा है, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, जो भी हो रहा है, या फिर उनके बीच में कोई भी बहस हो रही है, डिफरेंसेस हो रहे हैं,
कोई भी बेडरूम में कैमरामैन या फिर विटनेस लेके तो नहीं जाता है। नहीं है, ट्रू। तो ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता कि वहाँ आपके पास विटनेस नहीं है, तो क्या आप कैसे बोल सकते हो ये सही है? एग्जैक्टली। तो ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस ये एक चैलेंज जरूर होता है एक जज के सामने टू डिसाइड टू कंसिडर दैट पर्टिकुलर थिंग। हर चीज आपको कानून पे उंगली रख के आप नहीं कर सकते कि कानून सबूत मांगता है। इसीलिए मैंने इससे पहले भी ये कंसेप्ट का जिक्र किया था, इट हैज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड गुड कंसेंस। ओके। गुड कंसेंस क्या बोलता है कि हाँ इसमें क्या होना चाहिए, तो उससे एक जनरल पता ही चली जाता है कि सचमुच में इससे अगर बाकी के जो विटनेस है, बाकी की जो भी एविडेंस है, क्या वो चीज को सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ रही है। करेक्ट। तो इससे देखिए, अगर उसने मारा है तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे केस में हम बोलते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, तो कैसे आप ये साबित करते हो? हाँ, थोड़ा सा ये माइल्ड हो सकता है, लेकिन इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओके। तो इसीलिए जो एफिडेविट दे के या ऑन ओथ जो पिटिशन फाइल किया जाता है, उसको बहुत बारीकी से जजेस पढ़ते हैं। जुडिशियल सिस्टम उसको अलग तरीके से देखती है। ओके। और फैमिली कोर्ट्स एक्ट स्पेसिफिकली ये चीज़ों को कंसिडर ज़रूर करता है। ओके ओके, एग्जैक्टली सर आजकल के जो यूथ है, जो लॉ के एजुकेशन अभी कंप्लीट करे और जिनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, क्या बताओगे कि कोई लड़की रहेगी या गर्ल्स रहते हैं, उन्हें अगर क्रिमिनल सेक्टर में अगर एज अ लॉयर करियर करना है, तो वो बहुत बार सोचते हैं, फैमिली भी उन्हें कहती है कि क्रिमिनल सेक्टर है, 10 बार सोचो। आपका ओपिनियन, आपका सजेशन क्या रहेगा इन सब चीज़ों? मेरे हिसाब से ज़रूर करना चाहिए। देखिए, हर सेक्टर में अगर औरत कंधे से कंधा मिला के हर सेक्टर में अगर काम कर सकती है, तो ये सेक्टर में क्यों नहीं? करेक्ट। क्राइम ऐसी क्या चीज़ है, मतलब ये भी तो उनका प्रोफेशन है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको कभी भी जुडिशियल सिस्टम में किसी भी लड़की को, एक लड़की है इसके वजह से अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो डायनामिक क्रिमिनल लॉयर्स हैं। मेरे ऑफिस में कम से कम 5-6 लेडी लॉयर्स ऐसे जो क्राइम में स्पेशलाइज्ड काम करती है, डायनामिकली काम करती है। ओके। मैं तो ये बोलता हूँ कि उनका शायद सिक्स सेंस और ज़्यादा मर्दों से और ज़्यादा है, जो कि किसी भी केस को आंकने में ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि जुडिशियल सिस्टम में, जुडिशियल ऑफिसर्स में बहुत सारे जजेस महिला जजेस हैं जो इतने बड़े बड़े पद पे आज काम करते, बड़े बड़े केसेस में उनका योगदान रहा है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है जहाँ पे महिलाएं काम करती है, इन्वेस्टिगेशन में उनका बहुत बड़ा ये रहा, सहयोग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप महिला हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप 2 बार सोचें। अगर आपको करना है तो ज़रूर करें। योगेंद्र सर, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और मेरे पर्सनली कुछ क्वेश्चन है वो भी मैंने क्लियर किया आज। और इस वुमेंस डे पर मे भी 2025 में द एके टॉक की हिंदी पॉडकास्ट शो की तरफ से हमारे भारत के महिलाओं के लिए कुछ एक पॉजिटिव और अच्छा एक मैसेज आए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप यहाँ पर आ गए द एके टॉक की हिंदी पॉडकास्ट शो पर, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। आकाश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।